Hello friends and welcome back to my channel Nursing Classes with Mansi. I am Mansi and on this channel we focus on nursing and medical studies. In today's video we are going to discuss about introduction of midwifery. Introduction of midwifery is very important question because of frequently asked in exam and because definition of the midwifery and role and responsibilities of the midwifery is very important in exam point of view, and it is also important in if you go in clinical area because of you work as a midwifery nurse in hospital area. So what is the role and responsibilities of midwifery nurses before going to clinical, okay? So watch this video till the end. If you find this video is helpful for you, so please don't forget like, share and comment. So let's start today video. बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर जो भी वीडियो आपको या लेक्चर जो भी प्रोवाइड किया जाएगा उसकी जो आपको नोट्स रहेगी वो आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड की जाएगी जो कि आपको टेलीग्राम पर मिलेगा और टेलीग्राम का लिंक आपको सब्सक्रिप्शन यहाँ पर जो नीचे यहाँ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से जाइए और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। और जो भी हम लेक्चर या वीडियो प्रोवाइड करेंगे वो आईएनसी सिलेबस के अकॉर्डिंग रहने वाला है। और चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं जो हमारा ओबीजी है। ओबीजी का जो पहला यूनिट है क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ मिडवाइफरी। तो व्हाट इज मिडवाइफरी, सबसे पहले हम देखते हैं मिडवाइफरी क्या होता है। तो जो मिडवाइफरी होता है ये 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। अगर हम इसको तोड़ें इस वर्ड को तो ये 2 वर्ड से बना हुआ है, मिड एंड वाइफरी। मिड मीन्स क्या होता है, बिटवीन, एंड वाइफरी मीन्स क्या होता है, सॉरी मिड मीन्स होता है विद इन एंड वाइफरी मीन्स होता है वुमेन। विद इन एंड वाइफरी मीन्स वुमेन। सो अगर इसकी हम डेफिनेशन देखें कि मिडवाइफरी की डेफिनेशन क्या होती है, तो मिडवाइफरी एक तरीके से क्या होता है, प्रोफेशन होता है और क्या होता है, प्रैक्टिस होता है, जिसमें क्या किया था जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उनको क्या किया जाता है, एक तरीके से सपोर्ट दिया जाता है। कब, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ एंड ड्यूरिंग पोस्टपार्टम पीरियड। ये 3 पीरियड होते हैं जिस टाइम पर जो मिडवाइफरी नर्सेस होती हैं प्रेग्नेंट वुमेन को क्या करती हैं, सपोर्ट करती हैं। तो ये इनका मेन फंक्शन है कि सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं किसको, जो भी प्रेग्नेंट वुमेन है उनको। कब कब, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ एंड पोस्टपार्टम पीरियड। तो हमने इसके क्या देख लिया, इंट्रोडक्शन देख लिया और डेफिनेशन देख लिया। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इनका जो मैंने इसे बताया कि ये प्रेगनेंसी टाइम पर क्या करते हैं, केयर प्रोवाइड करते हैं। तो जो प्रेगनेंसी का टाइम ड्यूरेशन होता है, जो प्रेगनेंसी होती है टोटल इसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो क्या होता है, 9 मंथ 7 डेज का होता है। कितना, 9 मंथ 7 डेज का, 9 मंथ प्लस 7 डेज का। अब ये जो 9 मंथ और 7 डेज है ये डिवाइडेड है 3 पीरियड में। कितने, 3 पीरियड्स में डिवाइड है। कौन कौन सा, एंटीनेटल पीरियड, इंट्रानेटल पीरियड एंड पोस्टनेटल पीरियड। एंटीनेटल पीरियड, नेक्स्ट वन इज इंट्रानेटल एंड लास्ट वन इज पोस्टनेटल पीरियड। ठीक है, ये 3 पीरियड्स होते हैं जो कि प्रेगनेंसी के होते हैं, एंटीनेटल, इंटरनेटल एंड पोस्टनेटल। तो एंटीनेटल पीरियड कब से कब स्टार्ट होता है, तो जो एंटीनेटल पीरियड होता है जब प्रेगनेंसी कंसीव होती है तब से लेकर के जब ट्रू लेबर पेन स्टार्ट होता है तब तक का जो टाइम ड्यूरेशन होता है उससे हम क्या बोलते हैं, एंटीनेटल पीरियड बोलते हैं। और जो हमारा इंट्रानेटल पीरियड होता है वो कब से कब तक होता है, जो हमारा इंट्रानेटल पीरियड होता है फ्रॉम जब ट्रू लेबर पेन जब स्टार्ट होता है तब से लेकर के कब तक, फ्रॉम जो प्लेसेंटा होता है, जब प्लेसेंटा एक्सपेल आउट हो जाता है तब तक का जो टाइम ड्यूरेशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इंट्रानेटल पीरियड। नेक्स्ट है पोस्टनेटल पीरियड। पोस्टनेटल पीरियड क्या होता है, जब प्लेसेंटा एक्सपेल आउट होता है तब से लेकर के जो 42 डेज का टाइम ड्यूरेशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पोस्टनेटल पीरियड। अब जो ये हमारा एंटीनेटल पीरियड है ये 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड है। कितना, 3 ट्राइमेस्टर होते हैं इसके, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। ये क्या है, ट्राइमेस्टर। जिस तरीके से प्रेगनेंसी डिवाइड थी 3
पीरियड में, उसी तरीके से एंटीनेटल पीरियड डिवाइड है 3 ट्राइमेस्टर में। तो जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है वो कब से कब तक होता है, 0 से लेकर के 12 वीक का जो टाइम ड्यूरेशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर पीरियड। नेक्स्ट है सेकंड ट्राइमेस्टर पीरियड। जो सेकंड ट्राइमेस्टर पीरियड होता है वो कब से कब तक का होता है, 13 वीक से लेकर के 28 वीक का जो टाइम ड्यूरेशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सेकंड ट्राइमेस्टर पीरियड। नेक्स्ट है हमारा थर्ड ट्राइमेस्टर पीरियड। तो थर्ड ट्राइमेस्टर पीरियड क्या होता है, 29 वीक से लेकर के जो 40 वीक का टाइम ड्यूरेशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, थर्ड ट्राइमेस्टर पीरियड। तो जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उसमें क्या होता है, यहाँ पर होता है ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस का मीन्स होता है कि फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन। जो ऑर्गन होता है इस फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, मीन्स जो 0 to 12 वीक का टाइम ड्यूरेशन होता है उसमें जो ऑर्गन होते हैं उसका क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। और ये जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर उसमें क्या होता है, बहुत ही ज्यादा हाई रिस्क होता है एबॉर्शन होने का। एंड नेक्स्ट है सेकंड ट्राइमेस्टर। सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या, अब वो जब ऑर्गन के वो फॉर्म हो गया तो ऑर्गन फॉर्मेशन के बाद क्या होता है, उसका जो फीटल है, फीटल का क्या होता है, ग्रोथ एंड उसका मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो जो ये सेकंड ट्राइमेस्टर होता है वो कितने टाइम ड्यूरेशन का होता है, 13 to 28 वीक का होता है। इस 13 to 28 वीक में फीटल क्या करता है, ग्रो करता है और मूवमेंट करना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट हमारा थर्ड ट्राइमेस्टर। थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या होता है, बहुत ही रैपिडली क्या होता है, वेट गेन स्टार्ट हो जाता है और साथ ही साथ क्या होता है, जो ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन्स क्या होता है, मैच्योर होना स्टार्ट हो। देखो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या हुआ, ऑर्गन का फॉर्मेशन हुआ, बट अब ऑर्गन का फॉर्मेशन तो हो गया बट उसको मैच्योर भी होना पड़ता है ना। तो जो मैच्योरेशन होता है ऑर्गन का, जो मैच्योरेशन होता है ऑर्गन का, वो कब होता है, थर्ड ट्राइमेस्टर में होता है। तो ये हमने देखा क्या, एंटीनेटल। एंटीनेटल के 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। एंड नेक्स्ट वन हमारा क्या होता है, इंट्रानेटल पीरियड। इंट्रानेटल पीरियड क्या होता है, इंटरनेटल पीरियड जो होता है हमारा कब से कब स्टार्ट, जब ट्रू लेबर पेन स्टार्ट होता है तब से लेकर के जब जो प्लेसेंटा होता है एक्सपेल आउट होता है तब तक का जो टाइम ड्यूरेशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इंट्रापार्टम पीरियड बोलते हैं। उसके बाद इसमें तीन मतलब अगर देखा जाए इसमें 3 लेबर, इसमें क्या होता है, मैंने बताया लेबर होता है, इसमें भी 3 लेबर स्टेजेस होते हैं। लेबर के 3 स्टेजेस होते हैं, कितने, 3। फर्स्ट स्टेज लेबर, सेकेंड स्टेज लेबर एंड थर्ड स्टेज लेबर। ठीक है। जो इंटरनेटल होता है, इंटरनेटल में क्या होता है, 3 स्टेजेस होते हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज लेबर एंड थर्ड स्टेज लेबर। तो जो फर्स्ट स्टेज लेबर होता है उसमें हम क्या देखते हैं, जो सर्विक्स है उसका डायलेशन हुआ है कि नहीं, जिसको हम बोलते हैं सर्वाइकल डायलेशन। नेक्स्ट है हमारा सेकेंड स्टेज। सेकेंड स्टेज लेबर में क्या होता है, हम इसमें क्या होता है, जो सर्विक्स होता है उसका फुली डायलेशन हो जाता है और क्या होता है, बेबी का क्या होता है, डिलीवरी होता है इसमें। ये होता है सेकेंड स्टेज लेबर। और थर्ड स्टेज लेबर में क्या होता है कि जो प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा का एक्सपेल आउट होता है। तो ये हमने क्या देख ली, स्टेजेस देखा किसका, लेबर का। नेक्स्ट इसमें क्या था, पोस्ट नेटल। पोस्ट नेटल पीरियड हमने कब से कब तक का बताया कि जब जो प्लेसेंटा होता है, जब प्लेसेंटा एक्सपेल आउट होता है तब से लेकर के कब तक का टाइम ड्यूरेशन होता है, आफ्टर डिलीवरी 42 डेज तक का जो टाइम ड्यूरेशन होता है, या बोल सकते हैं आफ्टर 6 वीक का जो टाइम ड्यूरेशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पोस्ट नेटल पीरियड। तो ये हमने देख लिया कि जो प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी को 3 टाइम पीरियड होते हैं, एंटीनेटल पीरियड, इंटरनेटल, पोस्टनेटल। अब हम इसमें देखते हैं कि जो मिडवाइफरी नर्सेस होती हैं कौन कौन सी केयर प्रोवाइड करती हैं ड्यूरिंग एंटीनेटल, इंटरनेटल एंड पोस्टनेटल। तो अगर हम बात करें एंटीनेटल टाइम पर जो मिडवाइफरी होती हैं, जो मिडवाइफरी नर्सेस होती हैं कौन कौन सी केयर प्रोवाइड करती हैं। तो एंटीनेटल पीरियड पे देखो, जब जो वुमेन होती है वो प्रेगनेंसी कंसीव कराती है, जब हॉस्पिटल जाते हैं सबसे पहले उसका काम क्या होता है, रजिस्ट्रेशन होता है। तो जो प्रेगनेंसी का रजिस्ट्रेशन होता है वो किसके थ्रू किया जाता है, मिडवाइफरी नर्सेस के थ्रू किया जाता है। नेक्स्ट अगर इसकी हम बात करें तो इसमें जब उनकी रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो उनका क्या होता है, हिस्ट्री कलेक्शन होता है, उसके बाद उनका फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, देन आफ्टर उसके बाद क्या होता है, डायग्नोसिस होती है। डायग्नोसिस में फाइंड आउट किया जाता है कि जो प्रेगनेंसी है वो नॉर्मल है कहीं या फिर कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है। क्योंकि देखो बहुत सारे केसेस ऐसे देखने को मिलते हैं जो हाई रिस्क ऑफ प्रेगनेंसी केसेस होते हैं। हाई रिस्क ऑफ प्रेगनेंसी केसेस का सिंपल सा मतलब है कि जो मदर है, कहीं मदर डायबिटिक तो नहीं है, या फिर एनेमिक तो नहीं है, हाइपरटेंसिव तो नहीं है, हाइपोटेंसिव नहीं है। ये सारे केसेस क्या करते हैं कि जो प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी में एबनॉर्मलिटी क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से इसे हम क्या बोलते हैं, हाई रिस्क ऑफ प्रेगनेंसी बोलते हैं। नेक्स्ट है ड्यूरिंग एंटीनेटल पीरियड क्या होता है, 4 विजिट, एटलीस्ट 4 विजिट तो होनी ही चाहिए। तो जो 4 विजिट होती है एंटीनेटल पीरियड के टाइम पर, तो जो उस टाइम पे जो भी केयर होती है,
लाइक उसका डायग्नोसिस करना, जैसे कि होता है ना जितने टाइम क्या होता है वो जब जाती हैं उतने टाइम उनका क्या होता है डायग्नोसिस होती है, और उसके बाद उनको क्या होता है आयरन एंड फोलिक एसिड की टैबलेट वगैरह भी कौन प्रोवाइड करते हैं, जो मिडवाइफरी नर्सेस होती हैं इनके थ्रू प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद अगर हम बात करें तो ये क्या करती हैं, जो मैटरनल और जो फीटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है उसको क्या करती हैं, ये जो मिडवाइफरी नर्सेस होती हैं प्रमोट करती हैं। तो हमने इसमें क्या देखा, एंटीनेटल पीरियड में जो मिडवाइफरी है उसके क्या क्या रोल है। फर्स्ट वन इज रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेगनेंसी, नेक्स्ट वन इज इसमें डिटेक्ट एंड मैनेज हाई प्रेगनेंसी केसेस, नेक्स्ट वन इसमें देखा डन फॉर एंटीनेटल विजिट, एंड लास्ट वन हमने क्या देखा कि प्रमोट करती हैं जो मैटरनल एंड फीटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है उसको। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इंट्रानेटल पीरियड टाइम पर जो मिडवाइफरी नर्सेस होती हैं उनका क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तो ड्यूरिंग इंटरनेटल क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज होता है जहां पर क्या होता है लेबर फेज स्टार्ट होता है, और जो लेबर फेज स्टार्ट होता है तो वहां पर क्या होता है बहुत ही नीड होती है कि बहुत ही असेस करने की। तो वहां पर देखो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें स्टार्ट होता है असेसमेंट ऑफ लेबर। जो असेसमेंट ऑफ लेबर होता है वो किसके थ्रू किया जाता है, मिडवाइफरी ऑफ नर्सेस के थ्रू। इसमें असेसमेंट में क्या क्या करती हैं, जैसे कि सर्विक्स जो हुआ है डायलेट हुआ है कि नहीं हुआ है, एंड जो फीटल है वो डिसेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये जो डिसेंट ऑफ फीटल हो गया या फिर सर्विस का डायलेशन हो गया वो किसके थ्रू किया जाता है, मिडवाइफरी के थ्रू किया जाता है। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं फीटल मैच्योरिटी, जो सॉरी फीटल मॉनिटरिंग। फीटल मॉनिटरिंग क्या होता है, फीटल मॉनिटरिंग में जो फीटल होता है उसका हार्ट रेट चेक किया जाता है एंड साइन ऑफ डिस्ट्रेस चेक किया जाता है, जो कहीं ऐसा तो नहीं कोई एबनॉर्मलिटी के केसेस तो नहीं है, वो सारी चीजें किसके थ्रू चेक की जाती है, मिडवाइफरी ऑफ नर्सेस के थ्रू। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं कि जो मैटरनल मॉनिटरिंग होती है, हमने इसके पहले देखा फीटल मॉनिटरिंग, देन मैटरनल मॉनिटरिंग। मैटरनल मॉनिटरिंग में क्या क्या होता है, जो मदर होती है, मदर के जो भी वाइटल्स होते हैं, हार्ट रेट हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, रेस्पिरेशन रेट हो गया, ये सारी चीजें असेस करती हैं। उसके बाद इसमें पेन लेवल चेक किया जाता है, और उसके बाद इसमें हाइड्रेशन लेवल चेक किया जाता है कि जो मदर है वो हाइड्रेटेड है कि नहीं हाइड्रेटेड है। देन आफ्टर उसके बाद इसमें क्या होता है साइन ऑफ जैसे कि होता है ना, बहुत सारी फीमेल्स रहते हैं इमोशनली क्या होते हैं डिप्रेस होती है, तो इन सब चीजों को भी चेक किया जाता है किसके थ्रू, मिडवाइफरी नर्सेस के थ्रू। नेक्स्ट इसमें सपोर्टिव केयर में क्या क्या प्रोवाइड किया जाता है, तो इनकरेज करते हैं फॉर द मोबिलिटी ऑफ द मैटरनल मदर। नेक्स्ट उसके बाद इसमें क्या होता है ब्रीदिंग टेक्निक बताई जाती है, और उसके बाद रिलैक्सेशन भी करा जाता है किसको, मदर को। तो हमने इसमें 4 मेन रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखी किसकी, मिडवाइफरी नर्सेस की। फर्स्ट वन इज असेसमेंट ऑफ लेबर, नेक्स्ट वन इज फीटल मॉनिटरिंग, एंड देन मैटरनल मॉनिटरिंग हमने देखी, एंड लास्ट वन हमने देखा क्या, सपोर्टिव केयर। अब हम देखते हैं कि पोस्टपार्टम सॉरी जो पोस्ट नेटल पीरियड होता है उस टाइम पे मिडवाइफरी नर्सेस की क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। तो जो पोस्ट नेटल में 2 तरीके की केयर प्रोवाइड, एक मैटरनल केयर रह जाती है और एक कहती है हमारी न्यूनेटल केयर रह जाती है। तो जो मैटरनल केयर होती है, जैसे कि आफ्टर डिलीवरी क्या होता है, जब डिलीवरी हो जाती है, प्लेसेंटा एक्सपेल आउट हो जाता है, तो उसके बाद क्या होता है, जो मदर होती है, मदर का वाइटल्स एनालिसिस किया जाता है कि जितने भी वाइटल्स है वो सारे वाइटल एस्पेक्ट्स हैं वो नॉर्मल है या फिर नहीं है। अगर अब नॉर्मल है या फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं तो वहां पर क्या कहते हैं केयर प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट उसके बाद इसमें प्रिवेंट किया जाता है, वो प्रिवेंट करती हैं पीपीएच, पोस्टपार्टम हेमरेज को भी क्या करती हैं, प्रिवेंट करते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें हमारे सपोर्ट करती हैं इमोशनली वेलबींग के लिए। और अगर हम बात करें न्यूनेटल केयर की, तो न्यूनेटल केयर में तो जब बेबी डिलीवर हो जाता है तो उसके बाद उसको एक प्रॉपर इन्वायरमेंट की नीड होती है। तो जो इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है बेबी के लिए कौन करता है, वो जो मिडवाइफरी नर्सेस होती हैं वही करती हैं। और उसके बाद इसमें जैसे कि फीडिंग हो गया बेबी को, और उसके बाद मॉनिटर करती हैं कहीं उनको कोई कंजेनिटल एनोमलीज तो नहीं है, या फिर जॉन्डिस तो नहीं हुआ है, कहीं इन्फेक्शन कोई तो नहीं है जिसकी वजह से क्या होता है कि बेबी को कोई कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो सके। तो ये हमने इसमें क्या देखा कि मिडवाइफरी क्या होती है, और उसके बाद प्रेगनेंसी, उसके बाद हमने इसके 3 पीरियड देखे, और जो मिडवाइफरी होती है मिडवाइफरी के रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखी। नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं कि ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी क्या होता है। ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी क्या है, सिलेबस है, तो ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी तो हमें पता ही होना चाहिए क्या होता है। ऑब्स्टेट्रिक्स का मतलब सिंपल से होता है प्रेगनेंसी एंड प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम। मतलब जो ऑब्स्टेट्रिक्स होता है उसमें किस पर फोकस किया जाता है, जो प्रेगनेंसी है उस पर, और जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो रही है उससे, उस पर फोकस किया जाता है।
और अगर हम बात करें गायनेकोलॉजी की, तो जो गायनेकोलॉजी होता है, गायनेकोलॉजी में किस पर फोकस किया था, गायनेको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम। तो हमने इसमें दो चीजें, सबसे पहले हमने क्या किया, मिडवाइफरी देख लिया। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें क्या, ऑब्स्टेट्रिक्स। ऑब्स्टेट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है, इसकी डेफिनेशन होती है फोकस ऑन प्रेगनेंसी एंड प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट उसके बाद हम देखते हैं गायनेकोलॉजी। थर्ड है गायनेकोलॉजी। गायनेकोलॉजी क्या होता है, गायनेकोलॉजी मीन्स फोकस ऑन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन होगी ऑब्स्टेट्रिक्स की एंड गायनेकोलॉजी। सेम ऐसे ही होता है एंड्रोलॉजी। एंड्रोलॉजी में क्या होता है कि फोकस किया जाता है जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, उसे क्या बोलते हैं, एंड्रोलॉजी। तो अब हम इसमें देखते हैं कि तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स। ठीक है, जी मीन्स गायनेकोलॉजी एंड ओ मीन्स ऑब्स्टेट्रिक्स। बिकॉज ऑफ जो बोर्ड है बहुत छोटा है, इसलिए हम यहाँ पे आ नहीं पाते, तो इसलिए मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा, जी मीन्स गायनेकोलॉजी, ओ मीन्स ऑब्स्टेट्रिक्स। ठीक है, तो जो एस्पेक्ट्स क्या है और फीमेल में क्या होता है, मेल में क्या होता है, ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम ओबीजी स्टार्ट कर रहे हैं तो बहुत लोग क्या होते हैं, इसको स्किप कर देते हैं, ठीक है हमें तो आता है, लेकिन क्या होता है हमें एक एक वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। अगर हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात करें, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है फीमेल में वो क्या होता है, ओवरी होता है, और जो मेल होता है उसमें क्या होता है, टेस्टिस होता है, ओवरी एंड टेस्टिस। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें गोनेड। तो गोनेड का मतलब क्या होता है, जो गोनेड होता है प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, जो कि क्या करता है, गैमेट को प्रोड्यूस करता है। तो जो फीमेल है ओवरी होता है, और फीमेल में क्या होता है, टेस्टिस होता है। जो ओवरी होता है वन इन पेयर होता है, और टेस्टिस भी क्या होता है, वन इन पेयर होता है। अब टेस्टिस और ओवरी की वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होते हैं, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, अब इसमें देखते हैं नेक्स्ट गैमेट। गैमेट क्या होता है, हैप्लॉइड सेक्स सेल होते हैं, जो कि क्या करते हैं, कैरी करते हैं हाफ जेनेटिक मटेरियल्स को, किसके लिए, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो जो फीमेल में अगर हम बात करें गैमेट क्या होता है, तो ओवा या बोल सकते हैं एग सेल, एंड मेल में क्या होता है, स्पर्म या फिर बोल सकते हैं स्पर्म सेल। नेक्स्ट इसमें क्या है, गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट, मीन्स किस प्रोसेस के थ्रू जो है गैमेट का प्रोडक्शन हो रहा है उसे बोलते हैं हम गैमेटोजेनेसिस। तो फीमेल में जो ओवा है, ओवा का जब प्रोडक्शन होता है या फॉर्मेशन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, oogenesis बोलते हैं। और अगर मेल की बात करें तो मेल में अगर स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसे हम क्या बोल रहे हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। नेक्स्ट है हार्मोन्स। फीमेल में जो हार्मोन्स होता है एस्ट्रोजन्स होते तो और भी हार्मोन्स है, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्या है, एस्ट्रोजन होता है, और जो मेल होता है उसमें क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं लाइफ स्पैन ऑफ गैमेट, मीन्स अगर ओवरी से एक ओवर रिलीज हुआ है तो उसका टाइम ड्यूरेशन कितने टाइम तक वो क्या है, जिंदा रहेगा, तो कितना होता है, 12 to 24 आवर। मीन्स जो फीमेल जो ओवरी से ओवर रिलीज हुआ है उसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है, लाइफ स्पैन होता है, वो कितना होता है, 12 to 24 आवर होता है। वहीं जो टेस्टिस से स्पर्म रिलीज हुआ है उसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है, क्या होता है, 48 to 72 आवर्स। मीन्स सिर्फ इतने ही टाइम तक के जो गैमीट है लाइव रहेंगे, और उसके बाद ये क्या होते हैं, डेड हो जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं प्यूबर्टी। अगर हम प्यूबर्टी की बात करें तो फीमेल में, तो फीमेल में किस एज पर प्यूबर्टी देखने को मिलती है, तो 12 to 16 ईयर में देखने को मिलती है, और जो मेल होते हैं 12 to 17 ईयर्स में देखने को मिलता है। और अगर हम बात करें कि जो प्यूबर्टी, प्यूबर्टी का मतलब सिंपल सा डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स और कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, मीन्स जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि फीमेल में हमें क्या देखने को मिलता है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट। जो फर्स्ट साइन होता है प्यूबर्टी, अगर हम बात करें फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी, तो क्या होता है, वो ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, थेलारके बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थेलारके। यहीं पे लिख दे रही हूँ,
थेलारके बोलते हैं। डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इज नोन एज थेलारके। सेम है ऐसा जो फीमेल होता है, मेल में अगर हम बात करेंगे जो फर्स्ट साइन क्या होता है प्यूबर्टी का, तो उसे हम क्या बोलते हैं, टेस्टिस। जो टेस्टिस का डेवलपमेंट होता है वो फर्स्ट साइन होता है मेल में प्यूबर्टी का। तो डेवलपमेंट ऑफ टेस्टिस इज नोन एज गोनार्के। क्या बोलते हैं, गोनार्के। ये हमने क्या देखा, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी का। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं इसमें ट्रेंड्स ऑफ मैटरनिटी केयर इन इंडिया। अगर आप आईएनसी के सिलेबस में देखें तो सबसे पहला टॉपिक क्या था, इंट्रोडक्शन ऑफ मिडवाइफरी था, जो कि चैप्टर का ही नेम था। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ट्रेंड्स ऑफ मैटरनिटी केयर इन इंडिया। तो ट्रेंड्स ऑफ मैटरनिटी केयर इन इंडिया का मतलब क्या था, जैसे कि अगर हम देखें सोशल मीडिया पे जिस तरीके से नए नए क्या होता है, बहुत सारे ट्रेंड्स आते रहते हैं। जैसे एक टाइम पे कोई सॉन्ग ट्रेंड में जा रहा है, दूसरे टाइम पे कोई दूसरा सॉन्ग ट्रेंड पे जा रहा है, क्योंकि उसकी क्वालिटी थोड़ा डिफरेंट हट कर रही है, इसलिए जो पहले जो सॉन्ग आया था उसका ट्रेंड खत्म हो गया और जो नया सॉन्ग आया उसका ट्रेंड अप हो गया। जैसे कि अभी प्रेजेंट में हम रिसेंट में देखें, तभी तो इस टाइम में बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है यूजीसी को लेकर, क्योंकि वो सब्जेक्ट न्यू आया है इसलिए। सेम एज अगर हम इसको कंपेयर करें ट्रेंड्स ऑफ मैटरनिटी केयर इन इंडिया में, तो सेम एज अगर हम बात करें कंपेयर करें बिफोर, मतलब पहले क्या ट्रेंड आया हुआ था और अभी क्या ट्रेंड है, जिसकी वजह से जो मैटरनिटी केयर हो रही है वो क्या हो रही है, इंप्रूव हो रही है। ठीक है, तो अगर हम पहले की बात करें तो पहले क्या था कि बहुत ही लिमिटेड एक्सेस एंड हाई एमएमआर रेट था। देखो लिमिटेड एक्सेस की मतलब अगर हम बात करें तो एक्सेस का मतलब होता है जो इक्विपमेंट्स थे या फिर जो भी इंस्टीट्यूशन डिलीवरी हो गई या फिर जो केयर हो गई वो बहुत ही लेस मिल रही थी। मैटरनल मदर्स थे उनको क्यों कम मिल रही थी, क्योंकि पहली चीज तो लोग अवेयर नहीं थे और लोगों को अवेयर नहीं किया जा रहा था इसकी वजह से। और अगर हम बात करें जब ये एमएमआर रेट क्या होता है, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट। अब देखो अगर लोग अवेयर नहीं रहेंगे, लोगों को केयर नहीं मिलेगी, तो लोगों की क्या है जो डेथ रेट होगी वो ऑटोमेटिकली क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो यहाँ पर वही चीज हो रहा था, क्योंकि लोग अवेयर नहीं थे, लोगों को इसके बारे में नहीं पता था कि हाई प्रेगनेंसी क्या होती है, प्रेगनेंसी टाइम पे कौन कौन सी क्रिटिकल सिचुएशन आ सकती है। तो वो सब चीजों से लोग क्या अवेयर नहीं थे, और लोग मैक्सिमम क्या हो रहा था उस टाइम पे कि जो डिलीवरी कंडक्ट हो रही थी वो होम पर हो रही थी, लाइक जैसे दाइस वगैरह थी उनके थ्रू। तो इसकी वजह से क्या था, एमएमआर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। अगर हम 90, 50 और 60 का डाटा उठा करके देखें, उसमें क्या मैटरनल मोर्टेलिटी रेट थी कि 1 लाख जो मतलब 1 लाख लाइव बर्थ में 1200 जो मैटरनल मदर्स थी उनकी क्या हो रही थी, डेथ देखने को मिली थी। और उस टाइम पे ये भी था कि मोस्ट बर्थ एट होम हो रहा था, और लोगों को क्या थी, अवेयरनेस बहुत कम थी एंटीनेटल चेकअप को लेकर के, और उसके साथ साथ न्यूट्रिशन को लेकर, और जो डेंजर साइन होते हैं प्रेगनेंसी के उनको लेकर के। अब देखो एंटीनेटल चेकअप, अगर एंटीनेटल चेकअप हम जैसे कभी है कि जो एएनसी है 4 विजिट, मैंने इसके पहले भी बताया था 4 विजिट क्या होती है, मस्ट है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है, 4 विजिट तो तुम्हें करना ही करना है। उस जो 4 विजिट होते हैं उस 4 विजिट में क्या होती है, बहुत सारी उनकी डायग्नोसिस होती है और उसके साथ उनका असेसमेंट होता है। तो ड्यूरिंग जो डायग्नोसिस हो रही है और जो असेसमेंट हो रहा है उस टाइम पे जो भी जैसे कि कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है या फिर बोले तो कोई डेंजर देखने को मिल रहा है, डेंजर केसेस देखने को मिल रहा है, कोई कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल रहा है, उसको क्या है इजिली फाइंड आउट कर लिया जा रहा है, जिसकी वजह से क्या है जो मैटरनल मदर है उनकी डेथ नहीं हो रही है। ठीक है, तो उस टाइम पे ये चीजें नहीं थी। और अगर हम बात करें लो इंस्टीट्यूशनल केयर की, तो लो इंस्टीट्यूशनल केयर एंड पुअर, और क्या था, पुअर सर्विसेज थी। अगर हम पहले की बात करें तो जो इंस्टीट्यूशनल केयर थी बहुत ज्यादा अच्छे से प्रोवाइड नहीं की जा रही थी, उतना गवर्नमेंट का भी फोकस नहीं था, जिसकी वजह से क्या इंस्टीट्यूशनल केयर में क्या था कि जो लेवल था वो लो था। और जो सर्विसेज भी अगर जैसे थोड़ी बहुत सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, जो सर्विसेज की जो क्वालिटी थी वो गुड नहीं थी, जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कंडक्ट हो रही थी वो बहुत ही कम देखने को मिल रही थी। और उसके साथ साथ ही क्या था, मिनिमल एंटीनेटल केयर देखने को मिल रहा था और पोस्टनेटल केयर। अब देखो पहले क्या था, जिस तरीके से अभी हो गया ना, आशा हो गई या फिर आंगनबाड़ी वर्कर हो गई, अभी ये क्या है रिसेंट में आया हुआ है। उस टाइम पे अगर देखा जाए जो आशा थी या फिर जो भी आंगनवाड़ी वर्कर थी वो क्या नहीं थी, जिसकी वजह से क्या था, प्रॉपर केयर नहीं मिल पाए थे, ना तो एंटीनेटल पीरियड पर और ना ही पोस्टनेटल पीरियड पर, जिसकी वजह से क्या था कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। और अगर वहीं पर अगर हम अब की बात करें तो क्या है, वाइड स्प्रेड इंस्टीट्यूशनल एंड स्किल्ड
केयर। अब क्या हो गया है, हर एक विलेज में क्या है, आशा है, आंगनवाड़ी वर्कर हैं, जो कि क्या करती हैं, जो अगर गांव में कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन है तो उनको क्या करती हैं, डिटेक्ट करती हैं और उनको क्या करती है, अवेयर कराती हैं कि तुम्हें यहाँ एंटीनेटल विजिट है वो करनी चाहिए, तुम्हें इसका ये बेनिफिट है। गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं, जिसका जैसे कुछ प्रोग्राम तो ऐसे भी लॉन्च किए गए हैं जिसमें क्या है, कैश भी दिए जाते हैं न्यूट्रिशन वगैरह को लेकर के, जिससे कि उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके। नेक्स्ट है क्या, फ्यू इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। पहले क्या था कि जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी थी क्या थी, बहुत ही कम कंडक्ट कराई जाती। क्यों, सिंपल से मैंने बताया ना कि लोग अवेयर नहीं थे और उतना अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह नहीं था इस वजह से, और रेफरल यूनिट भी नहीं थे इस वजह से। इसमें क्या, एक्सपेंडेड एंटीनेटल एंड पोस्टनेटल केयर, और अभी क्या है, एंटीनेटल केयर और जो पोस्टनेटल केयर बहुत ही ज्यादा एक्सपेंड हो चुकी है, जिसकी वजह से क्या है, टाइम रहते हुए जो भी रिस्क है उसको क्या किया जाए, असेस कर लिया जा रहा है और उसके बाद केयर प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसकी वजह से जो एमएमआर रेट है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। और अगर हम बात करें अभी की जो एमएमआर रेट है, रिसेंट में जो क्या बोलते हैं 2019 एंड 21 में जो डाटा लिया गया था, उसमें जो एमएमआर रेट आया था, उसमें क्या था, 130 पर 1 लाख पॉपुलेशन, मतलब अगर 1 लाख लाइव बर्थ को हम अगर ले रहे हैं तो उसमें से 130 मैटरनल मदर थी जो क्या हो रही थी, डेथ हो रही थी। पहले क्या था, 1200 हो रही थी, ठीक है, अभी क्या हो गया, सिर्फ 130, 1200 से घट करके कितना आ गया, 130 हो गया है। और अगर उसके बाद जो ये 2019 और 21 का डाटा था, उसके बाद फिर से इसको क्या बोलते हैं, उसके बाद इसको फिर से जब डाटा, सॉरी 2014 और 16 का डाटा था कि 130 केसेस, मतलब सॉरी 130 पर 1 लाख लाइव बर्थ केसेस में देखने को मिल रहे थे कि मैटरनल मोर्टिलिटी रेट थी। और वही इसका क्या हुआ, 2019 और 21 में क्या हुआ, फिर से डाटा कलेक्ट किया गया, जिसमें क्या देखने को मिला कि 99 जो 130 मैटरनल, जो मतलब 1 लाख में से जो 130 मैटरनल मदर की डेथ हो रही थी, वो घट करके कितना आ गई, 99 पर 1 लाख लाइव बर्थ इन अ ईयर। मीन्स वो 99, अगर हम 1 लाख पॉपुलेशन ले रहे हैं तो उसमें से सिर्फ 99 मैटरनल मदर की डेथ हो रही थी। तो ये हमारा अचीवमेंट हुआ है इतना, कि मतलब लगभग अबाउट अगर देखा जाए तो जो एमएमआर रेट है वो ड्रॉप आउट हुआ लगभग 86%, अप्रोक्स 86% अगर जो है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या हुई है, ड्रॉप हुई है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें पुअर हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रेफरल यूनिट। देखो अभी जिस तरीके से क्या है, सब सेंटर हो गया है, पीएससी हो गया है, उसके बाद सीएससी हो गया, फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, स्टेट हॉस्पिटल, इस तरीके से हो गया। लेकिन पहले क्या था, पहले इतना सिस्टम नहीं था कि हाँ पीएससी सीएससी सब सेंटर, इतने सारे क्या केयर नहीं मिल पा रही थी। और जिस तरीके से अभी क्या एम्बुलेंस सिस्टम हो गया है, क्या एम्बुलेंस मतलब कॉल के थ्रू के कॉल करो 102 और 108 पर, तो क्या है कि एम्बुलेंस आपको फ्री में सुविधा मिल जाती है। बट पहले क्या था, पहले रेफरल यूनिट इतना स्ट्रांग नहीं था जितना अभी स्ट्रांग हो गया है। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं गवर्नमेंट प्रोग्राम्स। तो जो हमारी गवर्नमेंट है, क्या पहले ऐसा इतना कोई प्रोग्राम नहीं था जितना अभी आ गया है, मतलब बहुत सारे स्कीम्स को लॉन्च किया है, किस लिए, मैटरनल केयर प्रोवाइड करने। जैसे कि सबसे पहले अगर हम देखें तो जननी सुरक्षा योजना, क्या जननी सुरक्षा योजना, जननी सुरक्षा योजना में क्या था कि जो मैटरनल मदर थी उनको इनकरेज किया जा रहा था, या जो फैमिली थी उनको इनकरेज किया जा रहा था कि जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करें। अब इनको इनकरेज किस तरीके से किया गया था, इनकरेज इस तरीके से किया था कि उनको क्या था, कैश इंसेंटिव्स प्रोवाइड किया, मीन्स उनको क्या था, कैश प्रोवाइड किया जा रहा था कि अगर आप इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कंडक्ट करवाते हैं तो आपको कैश मिलेगा। और अगर हम कैश की बात करें, जननी सुरक्षा योजना में कितना कैश मिलता था, तो जो लो परफॉर्मिंग, इसमें दो कैटेगराइज किया गया, एक था लो परफॉर्मिंग एरिया एंड था एक था हाई परफॉर्मिंग एरिया। लो परफॉर्मिंग एरिया का मतलब है ऐसा कौन सा, उसको डिवाइडेशन हो ऐसा कौन सा एरिया है जहां पर क्या है कि जो डिलीवरी है, इंस्टीट्यूशन डिलीवरी कंडक्ट बहुत कम कराई जा रही है। हाई परफॉर्मिंग एरिया का मतलब ये था कि ऐसा कौन सा एरिया है जहां पर जो इंस्टीट्यूशन डिलीवरी है वो हाँ अप्रोक्स मतलब कराई जा रही है, ठीक है, ये नहीं तक बहुत कम कराई जा रही है। तो जो लो परफॉर्मिंग एरिया था उसमें क्या था, जो दोनों को मिलता था, मदर को भी मिलता था और आशा को भी मिलता था। तो जो मदर को मिलता, अगर रूरल एरिया की थी तो उनको कितना मिलता था, और जो अर्बन एरिया था उसको डिवाइड किया गया, ठीक है। मैं इसको फ्लो चार्ट में बना दिखाती हूँ आपको तो क्लियर हो पाएगा। हम यहाँ बात कर रहे हैं किस चीज की, प्रोग्राम की। प्रोग्राम में हमने सबसे पहले क्या देखा, जननी सुरक्षा योजना, क्या जननी सुरक्षा योजना।
इसमें क्या था, कैश दिया जा रहा था। इसमें दो में डिवाइडेशन हुआ, मैंने क्या बताया, एक क्या था लो परफॉर्मिंग एरिया, एक था हाई परफॉर्मिंग एरिया। ठीक है, अब जो लो परफॉर्मिंग एरिया है उसमें भी क्या, देखो जो कैश मिल रहा था, मैंने बताया मदर और आशा दोनों को मिल रहा था। ठीक है, किसको, मदर और आशा दोनों में यही सिस्टम था कि हाँ, जो हाई उसमें था, हाई परफॉर्मिंग एरिया था उसमें भी, और जो लो परफॉर्मिंग एरिया था उसमें भी। तो मदर को कितना मिल रहा था और आशा को कितना मिल रहा था, अब हम ये देखते हैं। अब जो ये मदर और आशा को मिल रहा था वो भी रूरल को, जो रूरल एरिया के थे उनको अलग मिल रहा था, और जो अर्बन एरिया के उनको अलग मिल रहा है। तो जो, अगर हम सबसे पहले इसमें देखते हैं रूरल में कितना मिल रहा था और अर्बन में, तो जो रूरल एरिया की थी, रूरल एरिया की जो मदर थी उनको कितना मिल रहा था, 1400 मिल रहा था। कितना, 1400 मिल रहा था। और जो अर्बन एरिया की थी, जो अर्बन एरिया की थी उनको कितना मिल रहा था, सॉरी एक सेकेंड, अर्बन, ठीक है, मैंने बताया जो रूरल एरिया में उनको कितना मिल रहा था, 1400 मिल रहा था, और वहीं जो अर्बन एरिया के थे उनको कितना मिल रहा था, 1600 मिल रहा था। ठीक है, और अगर हम आशा की बात करें तो जो रूरल की थी उनको कितना मिल रहा था, और जो अर्बन में वर्क कर रहे थे उनको कितना मिल रहा था। तो जो रूरल में वर्क कर रहे थे उनको 600 मिल रहा था, और जो अर्बन में कर रहे थे उनको 400 मिल रहा था। अगर हम बात करें जो हाई परफॉर्मिंग एरिया, तो हाई परफॉर्मिंग एरिया में भी सेम ऐसे ही डिवाइड किया गया। जो रूरल की मदर थी उनको कितना, 700, और जो अर्बन की जो मदर्स थी उनको कितना मिल रहा था, 600 मिल रहा था। और जो आशा थी रूरल की उनको कितना मिल रहा था वहां पर, 600, और जो आशा का सेम ही था हाई परफॉर्मिंग एरिया में भी और लो परफॉर्मिंग एरिया में। चेंजेस किसमें था, सिर्फ मदर में। ठीक है, कि यहाँ पर कितना मिलने लगा था, यहाँ जो उसका हाफ कर दिया गया, कितना हो गया था यहाँ पर, 700 हो गया था, और जो अर्बन की थी उनको कितना मिल रहा था, 600 मिल रहा था। सेम एज दूसरा एक और प्रोग्राम है तो जिसे हम बोलते हैं जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम का क्या मेन मोटो था कि फ्री डिलीवरी कंडक्ट कराई जाए, फ्री डायग्नोसिस हो, और फ्री का ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड किया जाए। तो ये था मेन मोटो किसका, जो जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम था उसका। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। जो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना थी, इसमें भी क्या था, जो प्रेग्नेंट लेडी थी और क्या बोलते हैं जो लैक्टेटिंग मदर थी, दोनों को क्या था कि न्यूट्रिशन के लिए क्या कुछ कैश प्रोवाइड किया जा रहा था। तो वो जो कैश मिल रहा था वो क्या था कि जो 500 अकॉर्डिंग 500 मिल रहा था, और जो अगर मतलब इंस्टॉलमेंट जो 500 नहीं 5000 मिलता है, और जो 5000 मिल रहा था वो भी क्या था, इंस्टॉलमेंट में हुआ था उसका। कि हाँ मतलब जब आप प्रेगनेंसी, जैसे मैंने बताया था एएनसी जब फर्स्ट विजिट पे जाती हैं तो वहां पे क्या होता है, रजिस्ट्रेशन, जब रजिस्ट्रेशन होता है तो उस टाइम पे कितना मिलता है, 3000 मिलता है, और जो 2000 रिमेंबर रह जाता है जब चाइल्ड बर्थ हो जाता है, तो उसके बाद आपको 2000 मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट हमने यहाँ पर देखा था, इसमें क्या था कि स्ट्रेंथन ऑफ हेल्थ सिस्टम, मीन हेल्थ सिस्टम को किस तरीके की स्ट्रेंथन थी, जैसे कि फ्री रेफरल एम्बुलेंस सर्विसेज प्रोवाइड करी थी, किसके लिए, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए। एंड नेक्स्ट था यूज ऑफ मोबाइल हेल्थ टेक। यूज ऑफ मोबाइल हेल्थ टेक में अगर आपने सुना होगा बहुत ही एक कॉमन था किलकारी वॉइस टेक मैसेजिंग था, जिसमें क्या था कि एक वॉइस रिकॉर्ड करके रखा जाता था, जिसके थ्रू क्या था डायरेक्टली जो बेनिफिशियर्स थे उनको मोबाइल फोन पर कॉल की जाती थी, और उस कॉल के थ्रू उनको क्या किया था, अवेयर कराया जाता था। तो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया दो टॉपिक। पहला टॉपिक हमारा क्या था कि इंट्रोडक्शन ऑफ मिडवाइफरी, उसके बाद हमने बीच में थोड़ा सा देखा था कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। बेसिक कॉन्सेप्ट वैसे हमारे सिलेबस में नहीं है, बट मैंने फिर भी बताया क्योंकि उसके बिना हम ओबीजी स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद हमने देखा क्या, ट्रेंड्स ऑफ मैटरनिटी केयर इन इंडिया। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो एंड लेक्चर भी अच्छा लगा हो।